जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली शाम को हम 6 बजे यूपी SSC पीईटी का जो है प्रैक्टिस सेट पे डिस्कस करते हैं। और आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 3 है, जो कि रुक्मणी पब्लिकेशन का है। इससे पहले हमने यूथ पब्लिकेशन का पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा दिया है। जिन लोगों ने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो चैनल पे जा कर के देख सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, ताकि आगे आने वाली क्लासेस के जो है नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, पहला मुगल बादशाह कौन था। तो पहला मुगल बादशाह आपका बाबर था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों, इस क्लास की आप पीडीएफ भी चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इस क्लास की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी बाबर राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वेद सबसे पुराना है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। अगर बात करें दोस्तों ऋग्वेद की, तो इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं, जबकि 10,462 जो है इसमें ऋचाएँ हैं। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो कि 3 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है, अकबरनामा अबुल फजल द्वारा डैश खंडों में रचित अकबर के शासनकाल का इतिहास है। तो अबुल फजल द्वारा रचित जो है अकबरनामा 3 खंडों में विभाजित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसके पहले खंड में अकबर के पूर्वजों के बारे में बताया गया है, और इसके दूसरे खंड में जो है अकबर के शासनकाल का वर्णन किया गया है, और इसके तीसरे खंड में जो है आईने अकबरी है, जिसमें मुग़ल प्रशासन का पूरा ब्यौरा लिखा हुआ है। तो ये याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले द्वारा निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की गई है। तो ज्योतिबा फुले द्वारा जो है आपका सत्यशोधक समाज की जो है स्थापना की गई है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगी। ज्योतिबा फुले द्वारा जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की गई थी, और ज्योतिबा फुले ने जो है गुलामगिरी पुस्तक भी लिखा है। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। बात करें ब्रह्म समाज की, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। और आपका प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना समाज जो है आत्माराम पांडुरंग के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और है आर्य समाज, तो आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा की गई थी। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण काल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मार्च 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात में खेड़ा जिले के किसानों के लिए सत्याग्रह की शुरुआत की थी। यह सत्याग्रह डैश की मांग के लिए था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। स्वराज वसूली में छूट के लिए जो है ये खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदान में पूरी तरह से मिट्टी से निर्मित है। तो राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी। तो नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए जो है महात्मा गांधी ने लगभग 241 मील की दूरी तय की थी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों भारतीय इतिहास के में नमक सत्याग्रह आंदोलन को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसको महात्मा गांधी ने
12 मार्च 1930 ईस्वी में जो है अपने 78 सहयोगियों के साथ शुरू किया था और यह यात्रा जो है लगभग 24 दिन में पूरी की गई थी। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1774 में सर्वोच्च न्यायालय को किस शहर में फोर्ट विलियम में शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता में जो है फोर्ट विलियम कॉलेज को जो है शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। रॉल एक्ट भारत में कब लागू किया गया? तो रॉल एक्ट जो है भारत में 1919 में लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों, इस एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहकर इसका विरोध किया था और इस एक्ट का संबंध जलियांवाला बाग हत्याकांड से है। इसी एक्ट का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में लोग जमा हुए थे, जिसमें जो है 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। तो ये भी याद रखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महेंद्रगिरी डैश की दूसरी सबसे चोटी है? तो महेंद्रगिरी की दूसरी सबसे चोटी पूर्वी घाट है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचक नामावली को समानता क्या कहा जाता है? तो निर्वाचक नामावली को समानता जो है मतदाता सूची के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो मक्का जो है आपकी रबी की फसल नहीं है, यह जो है खरीफ की फसल है। तो याद रखिएगा दोस्तों। और बाकी के आपके गेहूं, चना, जौ ये सारे के सारे जो है रबी की फसल हैं, जबकि मक्का आपकी खरीफ की फसल है। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क निर्यात बंदरगाह है? तो राइट आंसर हो जाएगा मार्मुगाओ जो है यही आपका लौह अयस्क निर्यात का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों अदर ऑप्शनों की, विशाखापट्टनम, तो विशाखापट्टनम में सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है। और बात करें तूतीकोरिन की, तो तूतीकोरिन जो है बंदरगाह आपका तमिलनाडु में स्थित है, जबकि कांडला बंदरगाह आपका गुजरात राज्य में स्थित है, जो कि एक ज्वारी बंदरगाह है। तो सारे फैक्ट याद रखिएगा। इस प्रश्न का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत निम्न में से किस मंडल में स्थित है? तो ओजोन परत जो है आपका समताप मंडल में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों समताप मंडल को ही शांत मंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अंतिम वस्तुओं की बिक्री जो है आपका सकल घरेलू उत्पाद में सम्मिलित है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पादन की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है? तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जीडीपी मूल्यह्रास यही आपका राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। और बात करें दोस्तों शुद्ध घरेलू उत्पादन किसी भी अर्थव्यवस्था का वह सकल घरेलू उत्पादन होता है जिसमें एक वर्ष के दौरान होने वाले मूल्यह्रास को घटाकर प्राप्त किया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको अचल संपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि कच्चे माल को जो है अचल संपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जीडीपी की में तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ा है, लेकिन रोजगार सृजन में किस क्षेत्र का योगदान वर्तमान में सबसे ज़्यादा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र का जो है योगदान सबसे अधिक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जीडीपी जो है वर्तमान में जो है
19.19% है। तो याद रखिएगा दोस्तों, और यह 2020 और 21 के आंकड़े के अनुसार है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी वह गतिविधि है जिसे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मछली पकड़ना। यही आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसको जो है प्राथमिक क्षेत्र में जो है वर्गीकृत किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, मछली पकड़ना ये आपका प्राथमिक क्षेत्र में से संबंधित होता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि 21 नंबर का क्वेश्चन है। भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था? तो भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो ये आपका आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जो है अनुच्छेद 15 और 16 में बदलाव कर EWS वर्ग के लिए भर्ती प्रक्रियाओं में 10% का जो है आरक्षण प्रदान किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1956, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 1956 को जो है जम्मू और कश्मीर राज्य का जो है संविधान अपनाया गया था। और दोस्तों अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 का ए जो है जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करता था, परंतु वर्तमान में वर्ष 2019 में जो है संसद द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो है नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना दिया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कौन सा स्वायत्त निकाय उत्तरदायी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्वाचन आयोग जो है भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो आप सभी को पता होगा कि प्रारंभ में जो है भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा दोस्तों। और मूल संविधान में बात करें तो इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी, जबकि वर्तमान जो है संविधान में 470 अनुच्छेद, 25 भाग और आपकी 12 अनुसूचियाँ हैं। तो ये भी याद रखिएगा। मूल संविधान में आपका 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी, परंतु वर्तमान में 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ वर्तमान में जो है भारतीय संविधान में हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो लोग द्विफोकसी लेंस लगाते हैं उनमें डैश पाया जाता है? तो उनमें जो है जरा दृष्टि दोष पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष व दूर दृष्टि दोष दोनों पाए जाते हैं। और निकट दृष्टि दोष में जो है प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, इसको दूर करने के लिए जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि दूर दृष्टि दोष में जो है प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है और इसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो कि 27 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है, न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किस में सोडियम के समान गुण होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिथियम में जो है सोडियम के समान गुण होते हैं। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग बिजली के बल्बों में किया जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि नाइट्रोजन का जो है बिजली के बल्बों में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक पत्ती का भाग है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेटियोल जो है पत्ती का भाग है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग लिस्टमैनिया प्रजाति के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होती है? तो इसको जो है हमने कल भी डिस्कस किया था। तो काला जार आपका लिस्टमैनिया प्रजाति के प्रोटोजोआ के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बीच में दोस्तों आपके 3-4 मैथ के क्वेश्चन थे जिनको हम जो है अलग से वीडियो में कवर करेंगे। अब आपका हिंदी का भाग है। कह रहा है दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो घोड़ा का आपको समानार्थी बताना है। तो घोड़ा का जो है समानार्थी जो है हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है खून सफ़ेद हो जाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो खून सफ़ेद हो जाने का मतलब है दया रह न जाना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, दया ना रह जाना। यही आपका खून सफ़ेद होने मुहावरे का अर्थ है। तो ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है परिचारक का पर्यायवाची है। तो परिचारक का पर्यायवाची सेवक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें से आपका सही वर्तनी वाला शब्द ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पारलौकिक यही आपका सही दिया हुआ है, बाकी के और सभी के सभी आपके गलत दिए हुए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दिए गए शब्द का विलोम चुनें। तो परलोक का आपको विलोम बताना है। तो परलोक का जो है विलोम इहलोक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार दोस्तों आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन है जो कि 51 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें जो है आप भारत की जो है 42वां स्थान था जो है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों अमेरिका का, तो अमेरिका की जो है प्रथम स्थान का दर्जा इसमें प्राप्त हुआ था। तो दोनों फैक्ट याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान है? तो केरल राज्य जो है आपका वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन का जो है मेजबान है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कवच 2023 किस केंद्र मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। शिक्षा मंत्रालय का जो है ये एक प्रकार का हैकाथॉन है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इस हैकाथॉन को साइबर सुरक्षा चुनौतियों को से निपटने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जून 2023 में भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आपका बंगाल के खाड़ी में आयोजित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जो कि 55 नंबर का है। कह रहा है क्वेश्चन 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बनने की उपलब्धि हासिल करने वाला खिलाड़ी कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है पहला खिलाड़ी बन गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सीनियर नेशनल रग्बी 75 चैंपियनशिप 2023 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो हरियाणा राज्य ने जो है जीता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, और इसका आयोजन जो है पुणे महाराष्ट्र में किया गया था। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा जुलै लद्दाख का आयोजन किया गया है? तो भारतीय नौसेना के द्वारा जो है जुलै लद्दाख का आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
वर्ष 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान-3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। LVM-3M4 के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया था। और दोस्तों यह श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था और इसके लैंडर का नाम विक्रम था तथा इसके रोवर का नाम प्रज्ञान था और इसका मुख्य जो है विषय साइंस ऑफ द मून था। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जो कि 59 नंबर का है। कह रहा है अंत्योदय परिवारों में सामाजिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दयालु योजना किस राज्य में संचालित हुई है? तो ये आपकी हरियाणा राज्य के द्वारा जो है शुरू की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जून 2023 में जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सलमान रुश्दी को जो है चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति जो है भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को तरफ। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है? तो छऊ जो है यही आपकी नृत्य शैली मार्शल आर्ट से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और दोस्तों वर्ष 2010 में छऊ नृत्य को जो है यूनेस्को द्वारा अमृत सांस्कृतिक विरासत की सूची में भी शामिल कर लिया गया है। तो ये भी याद रखिएगा। आइए जो है इसके अदर ऑप्शनों की बात करें तो घूमर जो है आपका राजस्थान का नृत्य है, जबकि भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का नृत्य है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ब्रेटन वुड्स समझौते ने निम्नलिखित में से किस संस्थान का निर्माण किया है? तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो है निर्माण किया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी है? तो आप सभी को पता होगा कि आयरलैंड के संविधान से जो है भारतीय संविधान में निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया है या लिया गया है। अगर बात करें अदर ऑप्शनों की तो रूस से जो है आपका मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है और जर्मनी के संविधान से जो है आपातकालीन का प्रावधान लिया गया है। और बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका से तो संयुक्त राज्य अमेरिका से सर्वोच्च न्यायालय और उपराष्ट्रपति का पद तथा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया जो है ये सारे उपबंध जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो इस प्रश्न का आंसर दोस्तों आयरलैंड यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के संशोधित इस संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 6वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2015 के तहत जो है इसको भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक राजेंद्र प्रसाद हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। एम फातिमा बीबी जो है भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। तो याद रखिएगा दोस्तों।
चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मधुबानी कला किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपकी बिहार राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 15 मार्च को जो है प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों साथ ही याद रखिएगा 24 दिसंबर को जो है 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। अगर अदर ऑप्शनों की बात करें 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल को आप सभी को पता है कि मूर्ख दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 23 अक्टूबर, तो 23 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय तिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो है आपका 5 दिसंबर, तो 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रश्न का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 15 मार्च को जो है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, जबकि 24 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आपके जीके, जीएस और करंट अफेयर्स तथा हिंदी के क्वेश्चन थे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।